आज हम बात करेंगे शिक्षण प्रविधियाँ की। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम बात करते हैं कि कहते हैं कि वो सर थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन की जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो कभी कभी याद रहती हैं, क्योंकि किसी अच्छे टीचर ने उसको पढ़ाया हुआ होता है, या फिर कोई सर ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह से एक चीज़ को समझाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे समझ में अच्छे से आ जाता है, तो वो चीज़ें हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो जो ऐसा जब वो प्रयास करता है कोई टीचर, तो उनको हम बोलते हैं शिक्षण प्रविधियाँ। शिक्षण प्रविधियाँ में आता है कि कोई किसी चीज़ को कैसे समझाता है। जैसे किसी बात को समझाना होता है तो कोई कहानी विधि का उपयोग करता है, कहानी विधि का, कोई कहता है उदाहरण विधि का उपयोग करता है, उदाहरण दे के समझाता है। कोई क्या करता है कि प्रयोगशाला विधि अपनाता है, प्रयोग करके दिखाता है। तो ये विधियाँ जो हैं इनको कहते हैं शिक्षण प्रविधियाँ। इनमें क्या होता है कि इसके उपयोग से किसी जटिल चीज़ को सरल तरीके से आसानी से बच्चे को समझाया जा सकता है। तो इनको हम कहते हैं शिक्षण प्रविधियाँ। पहली प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि और वाद विवाद प्रविधि दोनों को सुकरात ने ही शुरू किया था। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किए जाते हैं, और प्रश्न करते करते एक अंतिम चरण तक जो एक जटिल चीज़ होती है उसको प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि द्वारा आसानी से सरल ढंग से समझ लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रश्नोत्तर विधि, जैसे कक्षा में क्या होता है, कोई बच्चा जब किसी चीज़ को नहीं समझता है तो क्या करता है, वो उस चीज़ पर प्रश्न करता है। जो प्रश्न करता है तो अध्यापक उसका जवाब देता है। फिर क्या होता है, फिर उस पर वो क्रॉस क्वेश्चन, मतलब फिर उस पर कुछ प्रश्न करता है, फिर अध्यापक उसका जवाब करता है। उसके फिर समझ में नहीं आया तो वो फिर कुछ प्रश्न करता है, अध्यापक उसका फिर जवाब देता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो जटिल से जटिल विषय होता है वो अध्यापक उसको खंड खंड में अच्छे से समझाया था। इसमें क्या होता है कि इस विधि का क्या महत्व हो सकता है। ज़्यादातर ये आता है कि प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व होता है, तो क्या आएगा, जिज्ञासा आ जाएगा, रुचि और एकाग्रता। ऐसा होता है ना, जब कक्षा में कोई बच्चा जिज्ञासु होता है तभी वह क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। जब वो प्रश्न करेगा उसके अंदर जिज्ञासा होगी, जब उसके अंदर जिज्ञासा होगी तो वो चीज़ों को जानने का प्रयास भी करेगा, तल्लीनता रखेगा उस चीज़ में, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। एकाग्रचित्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। रुचि, रुचि मतलब उसकी रुचि होगी तभी पूछेगा। एकाग्रता, एकाग्रता उसमें रहेगी। जैसे आप कभी किसी चीज़ को समझना चाहते हो तो क्या होता है कि आप उस चीज़ पे फोकस हो जाते हो, उस चीज़ को एकाग्रता से समझते हो जो आपके हित में होती है कोई चीज़। ऐसे ही जो आप प्रश्न करते हो किसी गूढ़ चीज़ पे, तो उसमें क्या होता है कि जवाब देने वाला और जवाब सुनने वाला दोनों क्या हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। यही इनकी महत्व है। इसमें क्या होता है कि चिंतन होता है। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाते रहे, जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक हो गया, मान लो पढ़ाते 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 कोई ऐसी चीज़ निकल के आई बाहर कि वो बुक में उसका प्रश्न नहीं दिया गया है। जैसे ऐसा होता है ना कि बुक्स के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन क्वेश्चंस के अलावा उनके दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं। तो उन प्रश्न के अलावा जब उनके दिमाग में प्रश्न उठते हैं तो वो उनको पूछेंगे। जब उनको पूछते हैं तो क्या होता है, क्लास में एक चिंतन का माहौल बनता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे, जो दूसरे बच्चे हैं, वो भी सोचने पर मजबूर होते हैं। तो प्रश्नोत्तर विपरीत में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रेरणा बहुत मिलती है। इसमें बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं पूछने के लिए। समस्या समाधान की क्षमता इसमें होती है। समस्या समाधान की क्षमता कैसे होती है, समस्या समाधान की क्षमता ऐसे होती है कि जो बच्चों की समस्याएं हैं उनको प्रश्नोत्तर विपरीत द्वारा बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। शिक्षण मूल्यांकन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद अगर सारे बच्चे ऐसे क्लास में हैं कि सब समझ गए ऐसा हो जाता है, तो समझ लो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि शिक्षण का मूल्यांकन वस्तुतः इसी पर निर्भर करता है कि कितने बच्चों ने अच्छे से अच्छे प्रश्न किए। जब तक अच्छे से अच्छे प्रश्न नहीं किए जाते हैं, कक्ष का माहौल अच्छा नहीं होता है। फिर क्या होता है, नवीन ज्ञान से प्रश्न विधि है, उसमें क्या होता है कि जब अध्यापक भी इस तरह से कर सकता है कि वो प्रश्न पूछ के चैप्टर को पूरा समझा सकता है। जैसे अभी हम जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पाठ्य योजना में जो उसके पूरा प्रोसेस बनाते हैं शुरू से, कि क्लास में जाएंगे, कक्षा में जाएंगे तो कैसे बच्चों से बात करेंगे, फिर कैसे हम बात करते करते धीरे धीरे टॉपिक पर आएंगे। जैसे हमें पर्यावरण पढ़ाना है
तो हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों पर्यावरण क्या होता है, या अगर ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो ये कहेंगे हमारे आसपास क्या है, बच्चे फिर बताएंगे, फिर उससे क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछ के क्या धीरे धीरे आते हैं कि हमारे जो आसपास का, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वही पर्यावरण है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे प्रश्न के माध्यम से एकत्रित करते हैं। क्या रहता है, कक्षा में जब प्रश्नोत्तर विधि करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न को अच्छे से सुनते हैं, एकाग्र रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कक्षा का माहौल भी अनुशासन में बदल जाता है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रविधि आती है शिक्षक के लिए। इसमें शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं जो सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रविधि में यही नहीं है कि कोई जटिल सा प्रश्न दे दिया इस उद्देश्य से कि कोई भी बच्चा ना लगा पाए, सॉल्व ना कर पाए। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को ऐसा प्रश्न देते हैं कि पूरी क्लास में लगा ही ना पाए, 1-2 बच्चे लगा पाए। तो उससे क्या होता है कि बाकी का मोरल गिर जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न का माध्यम ऐसा रखना चाहिए कि कम से कम 80 से 90% बच्चे उसको सॉल्व करें। फिर उसमें क्या है, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। इसके बाद क्या होता है, प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबद्ध हो। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाया है रामायण, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं महाभारत का। तो जो चीज़ आपने पढ़ाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। अगर आपने कृषि पे बात की है तो प्रश्न भी कृषि पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कृषि पे बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं भूगोल का, या फिर आप भूगोल की बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। तो क्या करना है इसमें, ये नहीं करना है। आपकी पाठ्य वस्तु से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए। प्रश्न संपूर्ण कक्षा से लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बालक से प्रश्न ले लिए और बार बार उसी बालक से ले रहे हैं। इससे क्या होता है, क्लास में एक असमानता का पृष्ठ पोषण होता है। आपको वो नहीं करना है। क्लास कक्षा में सही बच्चों के साथ जैसा बच्चा है उस योग्यता के अनुसार उसे प्रश्न करना है, उसमें कॉन्फिडेंस जगाना है। उस बच्चे को ऐसा नहीं महसूस होने देना है कि वो जलील हो क्लास में। इसके बाद आता है प्रश्न पूर्व ज्ञान जोड़ने से पाठ का विस्तार करने वाले हों। बिल्कुल ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो पुराने उसके ज्ञान है उसको बढ़ाने वाले हों, उसको कम करने वाले नहीं हों। प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है कि अच्छा 3 का बालक है उससे आप पाई पूछ रहे हो, या पूछ रहे हो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है ये पूछ रहे हो। तो इससे क्या होता है, वो बालक मतलब एक तो कन्फ्यूज हो जाएगा, दूसरा वो डर जाएगा, फिर आपसे सही से उसका वो नहीं हो पाए। प्रश्नों में क्रमबद्धता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले पूछ रहे हो कि जटिल से जटिल क्वेश्चन पहले पूछ ले रहे हो। जैसे कि मान लो आपको वृक्ष के बारे में बताना है तो फ्लोएम एंड जाइलम की बात पहले ही करने लग गए और उसके पत्ती की बात बाद में कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, बच्चे के कन्फ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा जो आप उसको बताना चाह रहे हो। तो ये शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है बर्डन प्रविधि। इसमें क्या होता है कि आप विषय जो इसमें क्या करते हैं कि आप चीज़ों का विवरण उसको देते हैं, बर्डन उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। अनुभवों को मूर्त रूप देते हैं, विवरण की उपयोगिता होनी चाहिए। फिर अनुभवों का मूर्त रूप दे सकते हैं इसमें। बोध का विस्तार, मतलब जो बच्चा जैसे जानता है किसी चीज़ के बारे में तो उसको थोड़ा बढ़ा के बताते हैं और आगे बढ़। जैसे आपने आज बच्चे को फूल के बारे में बताया कि फूल क्या होता है। आपने बताया कि फूल होता है जो पेड़ के जो छोटा सा पौधा होता है या बड़े से पेड़ होते हैं उनमें निकलता है, फूल होता है वो, ठीक। फिर आपने कल उसको ये जब आप वर्णन प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको ऐसे बताएंगे कि ये फूल कैसे लगता है पेड़ पे, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं इसको लगने में। तो ये होती है वर्णन प्रविधि। इसमें किसी चीज़ को विस्तार से बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि तथ्यात्मक ज्ञान। ऐसा नहीं है कि आपको सही ज्ञान नहीं है और आप बताए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा, मान लो किसी दिन आपने गलत चीज़ बताई जो तथ्यात्मक रूप से गलत है, सही नहीं है, गलत नहीं कह रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, आप कंफ्यूज हैं उसमें, तो आपने वो बता दी। तो क्या होगा, मान लो जो उस बच्चे को आपने बताया वो अगले दिन नहीं आया, तो उस बच्चे के माइंड में आपने गलत चीज़ या तथ्यात्मक रूप से सही चीज़ नहीं दी, उसको तो गलत चीज़ फिट हो गई उसके माइंड में। तो ये कोशिश कर रहनी चाहिए कि वर्णन प्रविधि में आप उसको सही चीज़ें बताएं। इसके बाद क्या है, उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार वर्णन करें। कक्षा 5 के बच्चे को अगर आप बताएंगे इंटीग्रेशन एंड अवकलन समाकलन तो क्या होगा,
वो समझेगा नहीं समझेगा। ध्यान केंद्रीकरण, टॉपिक पे फोकस रहना, आपको जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसी पे बात करनी है, इसके इधर उधर नहीं जाना। इसके बाद क्या करना है, विषय की विषय वस्तु जो होगी वो संबद्ध होनी चाहिए, इससे जो हमारा पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम से बाहर नहीं। इसके बाद विवरण सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए, सरल भाषा का इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जटिल भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कक्षा को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके बाद क्या करना है, विवरण चित्र मॉडल श्यामपट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बोल के नहीं समझा सकते। जैसे आपको अगर हृदय बताना है, हृदय की संरचना बतानी होती है, तो आप क्या करोगे कि जैसे आपको मान लो हृदय छोड़ो तो बड़ी क्लास की बात होगी, पुष्प के बारे में बताना है, फूल के बारे में, या फिर एक पौधे के अंग के बारे में बताना है, तो आप उसको ओरली बता दोगे, वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, उस पौधे का चित्र लाना होगा या बनाना होगा श्यामपट्ट पे। जब आप श्यामपट्ट पे बनाएंगे या उसका चित्र लाएंगे तो क्या होगा, उसको आप दिखा सकते हैं अच्छे से कि ये है, ये तना है, ये पत्ती है, ये फूल है, ये फल है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वितरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, खंडों में हो। हाँ, ऐसा नहीं हो कि इतना आपने कर दिया कि एक क्लास में आप पूरा उसको समझा भी नहीं पाए, आधा रह गया। विवरण छात्र के स्तर के अनुकूल हो, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वर्णन प्रविधि है या विवरण प्रविधि है, उसमें क्या होता है कि उसको वर्णन प्रविधि उपयोगी है, ये आ जाएगा। फिर किसमें, विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो, विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, खंडों में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको यहाँ ये समझना है कि विवरण प्रविधि का यूज क्या है और कैसे यूज की जा सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या होता है कि एक जैसे होता है ना यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में होता है कि प्रोफेसर आए, लेक्चर दे के चले गए, तो वो एक व्याख्यान का उसी से निकला हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसको रुचिकर बनाया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। वो कैसे बनाया जा सकता है, इसमें आप देख सकते हैं कि आप बच्चों को व्याख्या विधि से समझा सकते हैं कुछ चीज़ों को, बच्चे बोर भी नहीं हो। उसमें क्या करना है, व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चय कर लें, मतलब किस चीज़ को आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, ये पहले आप दिमाग पे फोकस कर लें कि हमें ये पढ़ाना है। फिर व्याख्यान स्तर अनुकूल हो, व्याख्यान जो है बच्चे के स्तर के अनुकूल होना चाहिए और पाठ्यक्रम के अनुकूल होना चाहिए। मतलब अब बच्चा जिस स्टैंडर्ड का है, उसके बाद जिस लेवल का है, उसका मूल्यांकन आप कर ही चुके होंगे। अगर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं तब भी 4, 5, 10 दिन पढ़ाने के बाद आप उसको समझ सकते हैं कि उसको क्या बताना है, कैसे बताना है। व्याख्यान सरल भाषा में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की मातृभाषा में आपको चीज़ों को बताना है, क्योंकि वो जब प्राथमिक स्कूल में होता है तो वो केवल मातृभाषा ही सीख कर आता है, बाकी सब आपको ही ज्ञान देना है। तो क्या करना है, व्याख्यान सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। व्याख्यान देने के बाद शिक्षक रुककर प्रश्न पूछकर ज्ञात करें कि सीखने की प्रक्रिया हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल पढ़ाते ही नहीं जाना है, व्याख्यान के बीच बीच में आपको प्रश्न भी करना है। अगर आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो आप मूल्यांकन नहीं करें। इसको बोलते हैं सतत मूल्यांकन। कक्षा कक्ष में रहते हुए आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कितना सीख रहा है बच्चा। इसके बाद आता है व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चित्र मॉडल, हाँ ये मैं बता चुका हूँ पिछले वाले में, वर्णन विधि में चित्र मॉडल का उपयोग आप अत्यधिक करेंगे। इसके बाद व्याख्यान नीति से पढ़ाते समय विषय की मूलभूत बातों को बताकर विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन चीज़ों को जानने समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये एक प्रेरणा का भाव है। जैसे आप किसी चीज़ को आज बता रहे हैं तो कल जो बताएंगे वो इससे रिलेटेड करके बताएंगे, तो बच्चा चीज़ों को धीरे धीरे समझेगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रेरित भी होता है आगे सीखने के लिए। अब आता है नेक्स्ट, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। सबसे बढ़िया लाभ क्या होता है, व्याख्यान विधि से जटिल एवं दुरूह विषय का जो ज्ञान होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से। जैसे हम लोग बचपन में होते हैं तो हमारी दादी या बाबा या मम्मी सुनाती हैं कहानियाँ, उन कहानियों में बहुत सारा नैतिक जीवन से जुड़ा हुआ संदर्भ होता है, लेकिन अगर उसको डायरेक्ट बताएंगे एक लाइन में तो बच्चा ध्यान नहीं देगा। लेकिन क्या होता है, जब वो कहानी के हिसाब से बताते हैं तो दोस्ती, प्रेम,
पता नहीं किन किन चीज़ों, नैतिक भाव से संदर्भ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, वो भी एक जो नैतिक संदर्भ है, आजकल जो नैतिक चीज़ें हैं वो एक दुरूह प्रश्न है, क्योंकि नैतिकता बहुत कम लोगों के पास रह गई है। कुछ लोग दिखावटी नैतिकता करते हैं और ये एक बहुत जटिल विषय भी है। तो क्या है कि व्याख्यान विधि से आप चीज़ों को, बहुत बड़ी चीज़ों को और जटिल चीज़ों को आसानी से बच्चों के पास पहुंचा सकते हैं। विषय का सरलीकरण हो जाता है। सरलीकरण कैसे हो जाता है, जब हम आम भाषा में बातचीत करेंगे। व्याख्यान बेसिकली यही होता है कि किसी चीज़ की परिभाषा आपको दे दी गई, ठीक है। एक परिभाषा होती है, बहुत लंबी चौड़ी होती है। परिभाषा कैसे होती है, जैसे रायवर ने कोई परिभाषा दे दी, ठीक है, तो वो परिभाषा या तो आप याद कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप उसको समझ लो। समझेंगे आप कैसे, जब कोई आपके सामने उसको मतलब अच्छे से वर्णन करेगा, अच्छे से उस पर व्याख्यान देगा, तो आप उसको समझ पाएंगे। तो इसकी उपयोगिता यही है कि कठिन से कठिन और जटिल चीज़ों को क्या है, आसानी से समझा देगा। स्वाध्याय की भावना, शिक्षकों में शिक्षक जो व्याख्यान देता है तो बोलने के लिए उसके पास शब्द होने चाहिए, तथ्यात्मक चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, स्वाध्याय की भावना एक होनी चाहिए उनके भी पास। पाठ के हर पहलू का ज्ञान, पाठ के हर पहलू का ज्ञान होना चाहिए। अधिकतम सूचना, तथ्यों का ज्ञान। ये तीन जो चीज़ें हैं, चार चीज़ें, ये शिक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, स्वाध्याय की भावना। दूसरा, पाठ के हर पहलू का ज्ञान। तीसरा, अधिकतम सूचना, तथ्यों का ज्ञान। क्योंकि बच्चा जब प्रश्न पूछता है और आप नहीं बता पाते हैं तो उसमें ये होता है कि बच्चा फिर आपसे क्वेश्चन कम करने लग जाता है धीरे धीरे। तो व्याख्यान विधि से जो ये लाभ हैं उनमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्वाध्याय करना है, ये दो चीज़ें। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण प्रविधि में क्या होता है, इसमें देखो लिखा हुआ है मैंने, स्पष्टीकरण विधि को सफल बनाने की निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है। बस इतनी बातों पर। स्पष्टीकरण आप भी जानते हो क्या करता है, किसी जटिल चीज़ को हल्के हल्के छोटे छोटे शब्दों में स्पष्ट करना, ये हो गया स्पष्टीकरण। क्या होता है स्पष्टीकरण में, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे तार्किक क्रम में नियोजित कर लेना चाहिए। जैसे पाठ्य वस्तु कोई बड़ी पाठ्य वस्तु है तो उसका एक एक पार्ट को आप छोटे छोटे पार्ट में विभाजित कर देते हैं। जैसे आपने मैथ्स देखा होगा, मैथ्स में क्या होता है कि जैसे सम्मा का वो है, लासा पा, माशा पा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको बहुत छोटे छोटे पार्ट, बचपन से देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पहले भाषा सिखाते हैं। अगर डायरेक्ट लासा पा सिखाते हैं बिना गिनती ओलम के तो क्या होगा, नहीं सीख पाएंगे। इसलिए पहले इंटीजर्स बताते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ाते एक दिन आ जाते हैं कि बच्चा वैज्ञानिक बन जाता है, मैथमेटिशियन बन जाता है। तो वही है, क्या करना है, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे तार्किक क्रम में नियोजित करना है। फिर स्पष्टीकरण की भाषा को सरल और शुद्ध रखना चाहिए। स्पष्टीकरण में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ को बताना है उसमें एकदम क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि ये करना है, ऐसे करना है। पाठ्यवस्तु के भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझाना चाहिए। कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिसमें भ्रम बना ही रहता है, बहुत सारी चीज़ों में भ्रम बना रहता है। तो उस जो भ्रामक पक्ष है उसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। शिक्षा की अन्य प्रविधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। स्पष्टीकरण के अंत में प्रश्न अवश्य पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा में कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो अंत में आप प्रश्न जरूर कीजिए। नेक्स्ट आता है स्पष्टीकरण विधि से लाभ क्या है। स्पष्टीकरण विधि से लाभ है कि प्रत्येक पहलू का आपको ज्ञान हो जाता है। धीरे धीरे आप स्पष्ट करते हैं हर चीज़ को। क्रमबद्धता एवं तार्किकता रहती है। क्रमबद्धता का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को स्पष्टीकरण करेंगे तो उनका जो एक क्रम है, 1 2 3 4 5, तो इनका क्रम एकदम फिट रहता है कि पहले क्या बताना है, इसके बाद क्या बताना है, इसके बाद क्या बताना है। तार्किकता कैसे रहती है, जब उनका क्रम सही रहता है तो तार्किक अपने आप हो जाते हैं। ज्ञान की समग्रता, ज्ञान का प्रसार होता है जब आप किसी चीज़ को स्पष्ट करके समझाएंगे। जैसे आपने किसी चीज़ को समझाना शुरू किया कक्षा में, मान लो लासा पा को समझाना शुरू किया, तो आप उसमें क्या करेंगे कि पहले पूरी जानकारी रखेंगे कि कैसे कैसे निकाला जा सकता है, कौन सी प्रविधियाँ हैं, कौन सी अलग अलग विधियाँ हैं, किन किन सूत्रों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाता है, प्रत्येक बिंदु का ज्ञान आपको हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट को आप स्पष्टीकरण, जिस टॉपिक पर आप स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं उसमें आपको प्रत्येक बिंदु का ज्ञान होना चाहिए। ये आपके लिए
शिक्षक के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कहानी कथन प्रविधि। कहानी कथन प्रविधि में बताया हूँ आपको कि कहानी कथन प्रविधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रविधि है, क्योंकि इससे बच्चा भी बहुत सीखता है और बच्चे की रुचि भी कहानी में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बचपन से उसने कहानियाँ ही सीखी हैं, मम्मी से, पापा से, दादी दादा। तो इसमें क्या होता है, कहानी प्रविधि उसको भी अच्छी लगती है। तो इस विधि का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बालक सीखता भी है। सबसे अच्छी विधि यही मानी गई है मनोविज्ञान में, सिखाने के लिए और सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है कहानी कथन। इसके बाद है निरीक्षण एवं अवलोकन विधि। निरीक्षण एवं अवलोकन विधि में क्या करना है कि इसकी प्रक्रिया क्या होता है, पहले हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण का मतलब उसको देखते हैं, जैसे कब, कहाँ, किसका, क्या और कैसे अवलोकन करना है, छात्र को पता होना चाहिए। निरीक्षण अवलोकन विधि में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कब, कहाँ, कैसे। उद्देश्य का पूर्ण निर्धारण जरूरी है, जैसे हम नहीं 10th 11th 12th में करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये वही प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग प्रयोगशाला में क्या कैसे कैसे चीज़ें मिला देते हैं, उससे विस्फोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रविधि उन चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण प्रविधि, ये प्रविधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसमें इसमें आप उदाहरण देके समझाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा शराब पीते रहते हैं, तो क्या होता है फिर उनके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, तो वो उदाहरण बन जाते हैं हमारे समाज में। तो जब कोई ऐसी बात समाज समझानी होती है बच्चों को, तो आप उन प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं कि जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है, ऐसा। तो वैसे ही इसमें शिक्षण में होता है, आप पहले जो चीज़ पढ़ा चुके हैं उसमें, जैसे मैथ्स में आपने किसी चीज़ को पहले पढ़ाया, उसे दूसरे मेथड से सॉल्व किया, उसका आंसर गलत आया, तो क्या होता है, वो आगे आप बच्चों को याद दिला सकते हैं कि इस तरह से सवाल आप लगाएंगे तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण प्रविधि में और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इतिहास से होता है। इतिहास में क्या होता है, जैसे हम कोई नई पॉलिसी आगे बनाते हैं, अगर मान लो कोई बड़ा अफसर बन जाता है, तो क्या होता है कि जो हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम एक बार इतिहास की पॉलिसी को समझते हैं जो पहले बनाएंगे, तो उनसे क्या होता है, उनसे हम सबक लेते हैं। तो उदाहरण प्रविधि में क्या, उदाहरण सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, आपको उदाहरण देना होता है जब, तब ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि सरल एवं स्पष्ट भाषा में हो, उदाहरणों में विविधता हो। ऐसा नहीं हो कि एक ही उदाहरण आप 100 बार दे रहे हैं। कभी आपने जैसे आपने राम का उदाहरण लिया, तो राम का उदाहरण आप 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा फिर जब आप उदाहरण दे रहे होते हैं उसका ध्यान एकाग्रता में नहीं रहता है। उदाहरण इस तरह अनुकूल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भाव वैरागी की बातें कर रहे हैं कक्षा 4-5 की क्लास में, या सन्यासियों की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, रुचिकर हो, बच्चे के लिए रुचि भी उसमें उत्पन्न होगी कि बच्चा उसको समझने की कोशिश करे, तो ये हो जाएगा। ये है उदाहरण विधि। अब समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा विधि क्या है कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को आपस में समूह बना दिया जाते हैं, जैसे हमारे डाइट में होता है कि 10-10, 8-8 बच्चों का समूह बना देते हैं, उन्हें टास्क दे दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे ये करना है। तो उसमें क्या होता है कि हम करते तो हैं वो, लेकिन करते करते ही सीख जाते हैं। बात करते करते हमारे बहुत सारे तथ्य होते हैं गलत होते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि फेसबुक हो गया और जो भी ये अकाउंट बने हुए हैं, ट्विटर या भी जो, इसमें क्या होता है कि आप फेसबुक पे तो ऐसा होता है कि लोग अपना एक पोस्ट डालते हैं, फिर उसमें क्या होता है लोग कमेंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है चर्चा होती है किसी भी समय। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तथ्य डालता है वो गलत तथ्य डाल देता है, कभी कभी ऐसा ज़बरदस्ती गलत डाला जाता है भड़काने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, आप अपनी बात रखने के अधिकारी हो जाते हैं जब आप ग्रुप में शामिल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रसंग तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। जो भी तथ्य है अगर गलत है तो वो सही हो जाता है, और जिनके पास गलत जानकारी होती है वो एकदम सही हो जाती है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। जिज्ञासाएँ क्या होती हैं, शांत होती हैं, नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसा होता है कभी कभी कि समूह चर्चा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं कि जिसकी आपको जानकारी नहीं होती है या अगले इंसान को नहीं होती है, तो क्या होता है इसमें नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। जो आप समूह चर्चा करते हैं, दूसरे से बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, इस बात क्या होता है मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। जब आप वाद विवाद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी जानेंगे जो आपको नहीं पता थी, तो क्या होगा, उसमें आपका मानसिक विकास होगा। माध्यमिक कक्षा से उच्च कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यमिक कक्षा में तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उच्च कक्षा में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये देखा गया है
कि संवाद द्वारा बहुत सारे मुद्दे हल किए जाते हैं। सुनने बोलने का कौशल विकसित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिक्षक को चाहिए कि अपने बच्चे के अंदर कम से कम ये सुनने बोलने का कौशल तो उत्पन्न करना चाहिए कि वो बोल सके, किसी चीज़ पे अपनी बात रख सके। इसमें आता है प्रयोगात्मक विधि, तो आपको पता ही होगा। प्रयोगशाला विधि में इसमें होता है, इसमें क्या कर सकते हैं कि वस्तु देखने में कैसी है, वस्तु का रंग कैसा है, वस्तु का आकार कैसा है। प्रयोगशाला में विधि में क्या होता है कि आप किसी वस्तु पर प्रयोगशाला में उसको समझते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट्स में, विज्ञान के विषयों में किया जाता है। अब क्या है, वाद विवाद प्रविधि और संवाद प्रविधि लगभग समान ही है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, समझने की बात है बस। इसके बाद आता है नेक्स्ट कार्यशाला प्रविधि। जो कार्यशाला प्रविधि है उसमें क्या होता है कि जैसे जो इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे, या फिर कभी डाइट में भी होता है कार्यशाला प्रविधि। जैसे डाइट में क्या होता है, जो BTC या BEd करते हैं उनको 1-2 महीनों के लिए भेजा जाता है स्कूल में, तो वो उनका कार्यशाला प्रविधि है। वहाँ क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को सीखते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हम करते हैं उनसे हम डायरेक्ट सीखते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हम किताबों से पढ़ लिया और सीख लिए, तो उसमें जब आप डायरेक्ट चीज़ों को सीखते हैं तो उसमें आपका ज्ञान परिपक्व होता है और उसमें आप आगे सुधार भी कर सकते हैं। तो इस तरह कार्यशाला प्रविधि। इसके बाद भ्रमण प्रविधि भी होती है। भ्रमण प्रविधि में क्या होता है कि आप जैसे भ्रमण करने गए, कहीं घूमने जाते हैं, तो घूमने में क्या जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो प्रत्यक्षता चीज़ों को जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षता प्रकृति से मिलते हैं। जैसे आप गए किसी टाइगर रिजर्व में गए, तो वहाँ पे आपने देखा है कि चीते देखे, बहुत सारे जानवर देखे, तो आपको वहाँ की विविधता में क्या मिला, वहाँ की विविधता को आपने देखा तो आपके दिमाग में आया कि हाँ, प्राकृतिक विविधता बनी रहनी चाहिए। तो आपके घर के आसपास फिर आप क्या करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं। तो ये चीज़ें आप किताबों में पढ़ते हैं तो अलग बात होती है, जब भ्रमण करने आते हैं तो अलग बात। तो उसमें क्या होगा, आपको प्रत्यक्ष जो ज्ञान हासिल होता है वो कार्यशाला प्रविधि और दूसरी है भ्रमण प्रविधि, इनसे प्राप्त होता है।